Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 13th lecture of the course Business System Development. We will be talking about the structuring system logical requirements. If we recall the whole concept, we are talking about the process of development of a business program or of a business system or of an information system. हम एक बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट की प्रोसेस की बात कर रहे हैं और हमारी डिस्कशन जो है वो शुरू हुई है। हमने डिफरेंट फेजेस देखे हैं, हमने डिफरेंट लाइफ साइकिल्स देखी हैं। ठीक है, हमने जो 5 फेज मॉडल है उसको देखा है, जिसमें हम प्रोजेक्ट इनिशिएशन से शुरू करते हैं, फिर हम एनालिसिस पर आते हैं, फिर हम डिज़ाइन पर आते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन पर आते हैं और फिर हम मेंटेनेंस करते हैं। पिछले 2 लेक्चर से हम एनालिसिस के फेज को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एनालिसिस के फेज में हमने रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन कर ली थी। अब उन रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रक्चर देना, लॉजिकल शेप देना, ये जो है वो हमारा काम है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसको पिछले लेक्चर में भी हमने देखा और आज के लेक्चर में भी हम अपनी डिस्कशन इसी पर कंटिन्यू रखेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले let us have a look on the summary of the previous lecture. In the previous lecture हमने ये देखा कि आप 3 steps या 3 different mechanisms use कर सकते हैं for structuring the requirements. जो requirements determine हो गई हैं, अब उनको structure देने के लिए, अब उनको properly present करने के लिए, अब ऐसी चीज़ें जहाँ पे decision का पता चले कि information system decision कहाँ पे लेगा, इसको आप 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज को यूज करते हुए, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हुए आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे जिसकी हमने डिटेल्स देखी। इन तीनों में से किसी एक मैकेनिज्म, किसी एक टेक्निक को यूज करने से पहले ये याद रखें कि हमने डीएफडीज पर काफी डिस्कशन की थी और हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि डीएफडीज एक ओवरऑल सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। ओवरऑल सिस्टम में प्रोसेसेस क्या होंगे, कहाँ पे डाटा इनपुट है, कहाँ पे डाटा सेव हो रहा है, कहाँ से इंफॉर्मेशन फ्लो करी है, ये सारी चीज़ें हमने बड़े अच्छे तरीके से डीएफडीज में देखी थी। लेकिन हमने डीएफडी की एक लिमिटेशन देखी थी और वो ये थी कि डीएफडी में डिसीजन मेकिंग नहीं है, इंटरनली क्या स्टेप्स चल रहे हैं ये चीज़ें उसमें नहीं है। ठीक है, डीएफडी की इस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए हमारे पास 3 मैकेनिज्म्स हैं। तीनों में से एक आप एक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, सेकंड था डिसीजन टेबल्स और थर्ड था डिसीजन ट्रीज। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में हमने क्या किया, हमने बताया कि कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस जो है वो कौन सा प्रोसेस पहले नंबर पर है, उसके बाद कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और हम एक्शंस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि रीड, जैसे कि प्रिपेयर, जैसे कि प्रिंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो चीज़ों को देख रहे थे। नॉर्मली इंग्लिश में हमने लिखा कि ये सॉफ्टवेयर क्या परफॉर्म करेगा, रीडिंग करेगा या प्रिंटिंग करेगा या डाटा रिट्रीव करेगा या डाटा सेव करेगा, ये सारी बातें हमने इंग्लिश लैंग्वेज में की। दूसरा हमारे पास था डिसीजन टेबल्स, जिसमें हमने टेबल के थ्रू प्रोसेस का बताया। हमने टेबल के थ्रू बताया कि कहाँ पे क्या चीज़ डिसीजन देगी, जिसको एक डिटेल एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि एक कंपनी है, उसका पेरोल सिस्टम, उसकी सैलरी का सिस्टम बनाना है और उसके एम्प्लॉय की 2 टाइप्स है, या वो मंथली वेजेस पर हैं या वो आवरली वेजेस पर हैं। मंथली वेजेस पर हैं तो उसकी कितनी सैलरी होगी, आवरली वेज पर है तो उसकी कितनी सैलरी होगी। आवरली वेज पर है तो हमने ये देखा था कि उसने 40 घंटे से कम काम किया, पूरे 40 घंटे काम किया या पूरे 40 घंटे से ज़्यादा काम किया। इन दैट केस अगर 40 घंटे से ज़्यादा काम किया तो वो एम्प्लॉई ओवर टाइम के लिए इंटाइटल्ड है। डिसीजन जो मेकिंग है वो हमने इस टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट की कि इफ़ द एम्प्लॉई, हमने एक कॉलम और टेबल्स बना के हमने देखा कि अगर एम्प्लॉई जो है वो सैलरीड है, अगर एम्प्लॉय जो है वो डेली वेजेस पर है, आवरली है और उसके वर्किंग आवर्स मोर देन 40 है, उसको अकॉर्डिंगली ओवर टाइम मिलेगा। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को हमने और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, जिसको हमने एक टेबल के बजाय एक डायग्राम, एक फिगर की सूरत में, एक ट्री लाइक
रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हमने उसको यूज किया, जिसमें वही बात जो हमने डिसीजन टेबल में की थी एक पिक्चर की सूरत में या एक फिगर की सूरत में जो है वो हमने इसको रिप्रेजेंट किया। सो हमने इनको डिटेल में देखा। आखिर में हमने ये बात की कि ये तीनों रिप्रेजेंटेशन यूज की जा सकती हैं जब आप रिक्वायरमेंट्स के स्ट्रक्चर करने की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश भी, डिसीजन टेबल्स भी और डिसीजन ट्रीज भी। लेकिन आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो कौन सा मैकेनिज्म यूज करना चाहिए, अगर आपकी इंफॉर्मेशन सिंपलिस्टिक है तो कौन सा मैकेनिज्म यूज करना चाहिए। ठीक है, सो इसकी बेस पर फिर आप कोई भी अप्रोप्रिएटली एक मेथड, एक टेक्निक यूज करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द आउटलाइंस ऑफ टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वो टर्म्स जो कि मॉडलिंग के लिए यूज होती हैं, डाटा की मॉडलिंग के लिए यूज होती हैं। सो की टर्मिनोलॉजीज क्या हैं जो कि डाटा की मॉडलिंग के लिए यूज होती हैं, जैसे कि एंटिटी क्या चीज है, ठीक है, जैसे कि रिलेशनशिप क्या है, दो एंटिटीज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या ये रिलेशनशिप ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, क्या ये दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप 1-to-1 है या 1-to-many है। सो इन डिस्कशंस को आज देखेंगे और स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या क्लास डायग्राम जो है वो बिजनेस सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे यूज की जाती है। ठीक है, सो आपके पास बिजनेस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD भी है और क्लास डायग्राम भी है। सो ये दोनों डायग्राम्स यूज की जा सकती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे रोल ऑफ कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग इन इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। हम एक्चुअल डिजाइन से पहले कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग करते हैं, एक्चुअल डिजाइन से पहले हम पेपर डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग आपकी पेपर डिजाइन को कह रही है, ये कॉन्सेप्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के थ्रू करते हैं। इसी तरह आपके रिलेशनशिप्स की टाइप्स हैं, यूनरी है, सिंगल, बाइनरी है 2 का और टर्नरी है 3 का रिलेशनशिप। तो अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप्स हैं उनको भी हम देखेंगे और मजीद इसके अलावा बिजनेस रूल्स को देखेंगे और हमारी ये डिस्कशन इंशाल्लाह आज काफी कंप्रहेंसिवली हम कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए बात करते हैं अपने एनालिसिस फेज की, जहां पे हमने रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन तो कर ली थी, रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरिंग को मजीद देखते हैं और हम ये देखेंगे कि अल्टरनेटिव्स क्या हैं जनरेशन और सिलेक्शन के। सो मेनली हमारे पास यही 5 फेजेस हैं जिसको यूज करते हुए हमारी सारी डिस्कशन कंटिन्यूड है। सो प्लानिंग, एनालिसिस, स्लाइटली आज बात होगी डिजाइन की भी, ठीक है, और डिजाइन पर जो है वो मजीद डिटेल्स अगले लेक्चर्स में आएगी, लेकिन फोकस हम आज कर रहे हैं कि आप रिक्वायरमेंट्स को जो है वो कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं। मैं अगर SDLC को मजीद एक्सप्लेन करूं सो हम यहां पे डिफाइन कर देते हैं, हम यहां पे मजीद बता देते हैं कि चीजें कैसे लेकर चलेंगे हम। अगर हम एनालिसिस फेज की बात करें तो हम यहां पे कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल्स जो है वो यूज करते हैं, ER डायग्राम्स, एंटिटी रिलेशनशिप और उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम शो करते हैं एनालिसिस फेज में। एनालिसिस फेज में जो मेन चीजें थी वो हमने एंटिटीज, वो हमने रिक्वायरमेंट्स को भी डिटरमिन कर लिया, वो हमने उनकी अगर कोई स्ट्रक्चरिंग है उनको भी रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस हम देखेंगे कि एंटिटीज और उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, एक बिजनेस में क्या एंटिटीज हो सकती हैं, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या एंटिटीज हो सकती हैं, ठीक है, और उन एंटिटीज के आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। सो इसको हम कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप अगर VCOMSETS का इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसके साथ इंटरैक्ट करने की बात करते हैं, सो VCOMSETS के इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए या आपके LMS के लिए मैनी एंटिटीज हैं। आपका स्टूडेंट एक एंटिटी है, आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, आपका इंस्ट्रक्टर एक एंटिटी है, आप जिस कोर्स में एनरोल होते हैं वो एक एंटिटी है, आपका एक क्विज जो किसी सर्टेन कोर्स के लिए आप देते हैं वो एक एंटिटी है, ठीक है। सो ये सारी एंटिटीज हैं, हर एंटिटीज के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट की बात करें सो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में है स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट किस प्रोग्राम में एनरोल्ड है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर क्या है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। और इन्हीं में से जो
डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो किसी एक एंटिटी के साथ हैं, एक एट्रीब्यूट ऐसा होता है जो कि उस एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, अब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर उसको यूनिकली वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट BScs प्रोग्राम में है, BScs प्रोग्राम में उसका एनरोल होना ये एक एट्रीब्यूट है, उसका CS प्रोग्राम में एनरोलमेंट ये एक एट्रीब्यूट है। लेकिन CS प्रोग्राम में बाकी भी ढेर सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर हो सकते हैं। सो कंप्यूटर साइंस के डिग्री प्रोग्राम में इस स्टूडेंट का एनरोल होना ये यूनिक नहीं है, इससे कोई स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। एक स्टूडेंट अमंग्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई होगा? वो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा। इवन नेम भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता, इवन आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती। सो जो एट्रीब्यूट आपका किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसको भी हम देखेंगे। डिजाइन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। डिजाइन में हम एक्चुअली लॉजिकल डाटा मॉडलिंग की बात करेंगे, ठीक है। रिलेशनल और फिजिकल फाइल और डेटाबेस डिजाइन की हम बात करेंगे, फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। सो एनालिसिस में हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग कर रहे हैं, डिजाइन में हम लॉजिकल डाटा मॉडलिंग कर रहे हैं। इसी तरह अगर अगले फेजेस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, इंप्लीमेंटेशन में हम वो एक्चुअल DBMS यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल कोडिंग हम कर रहे हैं, वो एक्चुअल प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं। मेंटेनेंस में हम क्या करें, वो डाटा मॉडल अगर इवॉल्व हो रहा है, वो डाटा मॉडल जिसको हमने कॉन्सेप्चुअली क्रिएट किया था, फिर हमने उसको लॉजिकली डिजाइन किया था, फिर हमने उसको इंप्लीमेंट किया था, अगर उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है, अगर वो इवॉल्व हो रहा है तो हम उसको देखते हैं। और बेस्ड ऑन दैट अगर हमें इंटरप्राइज वाइड कोई डाटा मॉडलिंग करनी पड़ती है तो अगेन वो हम प्लानिंग में करते हैं। और अगर कॉन्सेप्चुअल वाइज लेट्स से यहां पे हमें पता चला कि डाटा मॉडल की इवैल्यूएशन के लिए आपको मजीद कोई नई चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, सो उनको आप फिर प्लानिंग फेज में दोबारा लेकर आते हैं। और इसी तरह ये लूप, ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। सो ये पूरी एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो आप देख सकते हैं कि डाटा मॉडलिंग में और सिस्टम डेवलपमेंट में कैसे जो है वो एक रिलेशनशिप है। सो हमने जिस अभी बात की कि एनालिसिस में हम कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग की बात करते हैं और डिजाइन में हम लॉजिकल डेटा मॉडलिंग की बात करते हैं। सो आइए पहले देखें कि एनालिसिस में कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग से क्या मुराद है। सो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग क्या कर रही है, कैप्चर कर रही है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा यूज हो रहा है उसको कैप्चर कर रही है, द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डाटा क्या है, डाटा जो है वो किस फॉर्म में है, कहां से वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, इस डाटा का किसी दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको आप कॉन्सेप्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं, इसका आप एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं, इस डाटा का आप एक कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल बनाते हैं। याद रखिए यहां पे हम किसी स्पेसिफिक टूल की बात नहीं कर रहे, ठीक है, किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS की या और इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स की बात नहीं कर रहे। और इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स क्या है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं स्टूडेंट एक एंटिटी है, ये आइडेंटिफाई हो गया, स्टूडेंट के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट प्रीवियस डिग्री, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये स्पेसिफाई हो गए, कॉन्सेप्चुअली आपने डाटा को मॉडल कर दिया। लेकिन मैं सिर्फ एक एंटिटी की बात करूं, इससे बाकी पूरे सिस्टम में जितनी एंटिटीज हैं हर की एट्रीब्यूट्स होंगे और फिर डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप बनेगा। सो ये आप कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग में कर रहे हैं। यहां पर रहते हुए हम इंप्लीमेंटेशन डिटेल की कोई बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे कि जो स्टूडेंट एक एंटिटी है और उसका एक एट्रीब्यूट है रजिस्ट्रेशन नंबर, सो क्या ये रजिस्ट्रेशन नंबर इंटीजर है या क्या ये वारजार है या सिर्फ 4 है, ठीक है। सो ये डिटेल्स हम डिस्कस नहीं करते। किस टूल में डेटाबेस बनेगी, कितने टेबल्स होंगे, ये डिस्कशन अभी नहीं चल रही। सिर्फ हम क्या करें, एंटिटीज स्पेसिफाई कर रहे हैं, एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं और एंटिटीज के दरमियान अगर आपस में कोई रिलेशनशिप है तो उसको हम देख रहे हैं। अगर हम कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के बारे में मजीद देखें तो आपने करंट सिस्टम का भी एक डाटा मॉडल बनाना है, करंटली कैसे चल रहा है, और फिर आपने न्यू सिस्टम का भी जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल बनाना है और इस तरीके से बनाना है कि नई रिक्वायरमेंट्स उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएं, ठीक है, नई रिक्वायरमेंट्स उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएं। देखिए इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक नया सिस्टम ज्यादा अच्छे तरीके से उस वक्त डिजाइन कर सकते हैं जबकि पिछले सिस्टम का कोई मैप, पिछले सिस्टम का कोई लेआउट आपके सामने मौजूद हो।
आप दोनों को कंपेयर करते हैं कि अच्छा ये पुराना सिस्टम है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, यहां पे चीजें जो है वो मसला कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं ये नया सिस्टम बना रहा हूं और मैं स्पेसिफिकली इन चीजों को मैं एड्रेस कर रहा हूं। ठीक है, स्पेसिफिकली इन चीजों को मैं एड्रेस कर रहा हूं नए डिजाइन में। पिछले पुराने सिस्टम का या जो भी करंटली उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहा है, चाहे वो मैनुअल है, रजिस्टर्ड बेस है या कोई पुराना कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसको भी आप देख रहे हैं और उसमें जो खामियां हैं उनको सामने रखते हुए आप नए सिस्टम का भी कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल बना रहे हैं विद द कंडीशन के जो रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई हुई है, जो रिक्वायरमेंट्स न्यू रिक्वायरमेंट्स जो डिटरमिन हुई हैं वो इस नए डाटा मॉडल में इनकॉर्पोरेट हों। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो आपका इसके बाद का स्टेज है, ठीक है, एनालिसिस के बाद का जो स्टेज है जो कि डिजाइन फेज है, उसमें आप अपने कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल को लॉजिकल डेटा मॉडल में या फिजिकल डिजाइन में जो है वो ट्रांसलेट कर देते हैं या जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोजिटरी लिंक्स, ऑल डिजाइन एंड डाटा मॉडलिंग स्टेप्स परफॉर्म ड्यूरिंग एसडीएलसी। हम एक बात करते आने शुरू से प्रोजेक्ट रिपोजिटरी या प्रोजेक्ट वर्कबुक, ठीक है। सो इसमें डिजाइन से रिलेटेड सारी चीजें मेंशन होती हैं और पूरी एसडीएलसी में ये स्पेसिफाइड होता है कि आपने इनिशिएशन जब की उस वक्त आपने क्या चीजें की, वहां के डिलीवरेबल्स क्या थे, वहां की आउटपुट क्या थी, फिर आपने जब रिक्वायरमेंट डिटरमिन की एनालिसिस फेज में उसके क्या डिलीवरेबल्स थे, उससे क्या आउटपुट आई, फिर आप डिजाइन फेज में आ गए, डिजाइन फेज में क्या आउटपुट है। सो ये सारी चीजें आपकी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में मौजूद हैं, आपकी प्रोजेक्ट वर्कबुक में मौजूद हैं। और हमने ये बात पहले भी की थी कि कोई भी ऐसी चीज आप वर्कबुक के अलावा नहीं करते, कोई नई चीज अचानक से आप लाकर नहीं करते। सो जो चीजें पहले से स्पेसिफाइड हैं उन्हीं को ही आप लेकर आगे चलते हैं। अच्छा जी, डिलीवरेबल्स एंड आउटकम की बात करें, आपके कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग की अगर हम बात करें तो उसकी डिलीवरेबल क्या है। जब हम कहें कि हाँ जी हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन के बाद कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग कर ली है, सो हमारे पास क्या आउटपुट आई, हमारे पास क्या डिलीवरेबल आया, क्या चीज हम शो कर सकते हैं कि यस नाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, द बिजनेस प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू डेवलप हैज बीन डाटा मॉडल, हैज बीन डिजाइंड, हैज बीन कॉन्सेप्चुअली डिजाइंड। तो उसको हम कैसे शो करेंगे, वो हमारे पास दो तरह में हो सकता है, या वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है या वो क्लास डायग्राम है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात करें, सो जैसा कि नाम से जाहिर है एंटिटीज और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो शो हो रही है। और क्लास डायग्राम में, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप एक क्लास में यूनाइट कर लेते हैं और डिफरेंट क्लासेस आपके पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं। एक ईआर डायग्राम आपके पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल इसी तरह क्लास डायग्राम है जो कि उसकी एक अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। सो चाहे आप ईयर डायग्राम बनाएं या आप क्लास डायग्राम बनाएं, दोनों में से किसी एक तरीके से आप कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग कर सकते हैं। अभी जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब आप ईयर डायग्राम की बात करते हैं तो एंटिटीज, पूरे सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, पूरे सिस्टम में क्या एंटिटीज हैं और उन एंटिटीज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये सारा आप शो करते हैं। अभी जिससे मैंने बात की कि आपके एलएमएस में, आपके वी कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंट एंटिटीज हैं। कोर्स एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, इंस्ट्रक्टर एक एंटिटी है, ठीक है। इसी तरह आपकी जो क्विज है वो एक एंटिटी है, आपकी असाइनमेंट एक एंटिटी है। हर एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स, उसका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बाकी चीजें हैं। इंस्ट्रक्टर की एक एंटिटी है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसका नेम, वो कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, उसका एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सारे। और इसके अलावा भी ढेर सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि क्विज एक एंटिटी है, तो क्विज के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्विज के टोटल मार्क्स कितने हैं, क्विज का नंबर कौन सा है, क्विज नंबर 1 है, क्विज नंबर 2 है, 3 है या 4 है, क्विज किस कोर्स का है, ठीक है, किस डिग्री प्रोग्राम का है। लेट्स से डिग्री प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, कोर्स है उसमें बिजनेस प्रोसेस डेवलपमेंट। अब ये इसके एट्रीब्यूट हैं। बिजनेस प्रोसेस डेवलपमेंट का ये कोर्स कौन सा सेमेस्टर में ऑफर हुआ है, ठीक है, फॉल 16 है, स्प्रिंग 16 है, ठीक है। सो ये सारे उस क्विज के एट्रीब्यूट्स में आ गए। सो ये तो आपने डिफरेंट एंटिटीज देख ली और उनके हर एंटिटी के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स देख लिए, ठीक है। सो अब इन एंटिटीज के दरमियान आपस में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर रिलेशनशिप है
सो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको शो करना, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में है। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं कि स्टूडेंट एक एंटिटी, कोर्स एक दूसरी एंटिटी। अब ये स्टूडेंट एंटिटी इस कोर्स के एंटिटी के साथ रिलेट कर रहा है। रिलेशनशिप की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट इस कोर्स के साथ डिफरेंट तरीके से रिलेट कर रहा है। ये स्टूडेंट इस कोर्स को रजिस्टर कर रहा है, एक रिलेशनशिप। ये स्टूडेंट इस कोर्स को ड्रॉप कर रहा है, दूसरा रिलेशनशिप। ये स्टूडेंट इस कोर्स को री रजिस्टर कर रहा है, लेट्स से पहले भी उसने पढ़ा था, ठीक है, अब दोबारा इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ा है, ये तीसरा रिलेशनशिप। ठीक है, ये स्टूडेंट इस कोर्स के मार्क्स देख रहा है, ठीक है, मार्क्स देखना, ये चौथा रिलेशनशिप। सो एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ कई तरीकों से रिलेट कर सकती है। हमने अपने सिस्टम के हिसाब से उसमें रिलेशनशिप को देखना होता है कि हमारे सिस्टम के लिए कौन सा रिलेशनशिप ज्यादा मौजू है, हमारे सिस्टम में ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन, रिक्वायर्ड रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, जिस तरह मैं कहता हूं कि एक रिलेशनशिप है बुक और एक रिलेशनशिप है बुक सेलर। ठीक है, एक किताब और किताब बेचने वाला, बुक एंड बुक सेलर। अब बुक सेलर एक एंटिटी है जिसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बुक एक एंटिटी है जिसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बुक टाइटल, बुक का ऑथर, बुक के पेजेस, बुक की कीमत, ठीक है, बुक का वर्जन, रिलीज। ठीक है, सो ये बुक सेलर बुक के साथ ये दो एंटिटीज कई तरीके से रिलेट कर सकती हैं। ये बुक सेलर बुक को सेल भी कर सकता है, सो सेलिंग वन रिलेशनशिप। दिस बुक सेलर कैन डिस्प्ले दी बुक, ये कोर रिलेशनशिप है। डिस्प्लेइंग जो है ये एक रिलेशनशिप हो गया। ये बुक सेलर इस बुक को लीज भी कर सकता है, लेट्स से किसी ने इंस्टॉलमेंट में बुक खरीदनी है, ठीक है, सो इंस्टॉलमेंट, ये तीसरा रिलेशनशिप। ये बुक सेलर इस बुक को लेट्स से किसी को फ्री कॉपी भी दे सकता है, ठीक है, तो फ्री कॉपी देना एक और रिलेशनशिप। सो ये दो एंटिटीज आपस में कई तरीके से रिलेट कर सकती हैं। आपने अपने सिस्टम के हवाले से देखना है कि कैसे जो है वो ज्यादा आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है वो किस तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती हैं। सो दैट इज ईयर डायग्राम। इसी तरह हमारे पास क्लास डायग्राम भी है, उसकी डिटेल्स भी हम देखेंगे। अगर हम एज मेनी एज 4 ईयर डायग्राम्स और क्लास डायग्राम्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एनालाइज्ड, अगर हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग की बात करें तो हमारे पास कम से कम 4 डिफरेंट टाइप्स की ईआर डायग्राम्स बनती हैं। ठीक है, नंबर वन ईआर डायग्राम दैट कवर्स डाटा नीडेड इन दी प्रोजेक्ट्स एप्लीकेशन। प्रोजेक्ट के हवाले से आपने जो है वो जो डाटा रिक्वायर्ड होगा उसकी एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना दी। ईआर डायग्राम फॉर द एप्लीकेशन बीइंग रिप्लेस्ड, ठीक है, कोई सिस्टम, करंट सिस्टम पहले से बना हुआ है, उसको रिप्लेस करने एक नया सिस्टम ला रहे हैं। इस नए सिस्टम की क्या डायग्राम होगी, नए सिस्टम को जिस डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करें वो उसको भी हम ईआर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, सो ये नए सिस्टम की ईआर डायग्राम, ये दूसरी हो गई। तीसरी ईआर डायग्राम वो क्या है, जो कि पूरी डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि मतलब पहले हमने बात की कि नए सिस्टम की पूरी एप्लीकेशन को शो कर रही है, अब हम बात कर रहे हैं कि पूरी डेटाबेस को शो कर रही है, डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चौथी जो ईआर डायग्राम हो सकती है वो डेटाबेस और एप्लीकेशन जो कि रिप्लेस हो रही है या नया सिस्टम बन रहा है, तो उस हिसाब से हम उसकी भी ईआर डायग्राम बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि चाहे आप स्क्रैच से एक नया सिस्टम बना रहे हो या किसी ओल्ड सिस्टम की बेस पर एक नया सिस्टम बना रहे हो, जब आप ईआर डायग्राम बनाते हैं सो यू हैव टू मेक श्योर कि सारे का सारा डाटा जो उसमें यूज होगा, कौन सी डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ कौन से टेबल्स होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आप चाहे वो ईआर डायग्राम हो या चाहे वो क्लास डायग्राम हो, you plan and you aim to incorporate these details in these 2 diagrams, ER diagram or a class diagram. अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें जो हमने पहले भी देखा था, तो हमारे पास रिपोजिटरी या प्रोजेक्ट डिक्शनरी होती है। प्रोजेक्ट डिक्शनरी क्या है, जिसको डाटा डिक्शनरी भी कहते हैं। सो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स उस प्रोजेक्ट डिक्शनरी में या उस रिपोजिटरी में जरूर होंगी।
ठीक है। अगर लेट से हम कहते हैं एक नई एंटिटी है और वो है कोई भी नई एंटिटी है उस सिस्टम के हवाले से, उसकी डिटेल्स उस प्रोजेक्ट डिक्शनरी में जरूर होंगी। अगर उस प्रोजेक्ट डिक्शनरी में या डाटा डिक्शनरी में या उस प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में डिटेल्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये कोई नई रिक्वायरमेंट आप बीच में शामिल करें और नई रिक्वायरमेंट एट द समवेयर इन द मिडल आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। दैट मस्ट फर्स्ट बी इंक्लूडेड इन दी रिपोजिटरी और प्रोजेक्ट डिक्शनरी, और उसके बाद आप बाकी चीजें करते हैं। सो अगर हम कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग की बात करें तो उसका एक डिलीवरेबल है ईयर डायग्राम्स या क्लास डायग्राम। अगर हम उसके दूसरे डिलीवरेबल की बात करें तो आपके पास रिपोजिटरी के लिंक्स हो सकते हैं, डाटा हो सकता है, लॉजिक मॉडल्स हो सकते हैं, इसी तरह जो है वो बाकी सारी चीजें होती हैं, डीएफडीज के हिसाब से डिटेल हो सकती है। ठीक है, सो ये सारी चीजें रिपोजिटरी में मेंशन होंगी रिपोजिटरी में। सो रिपोजिटरी जो है वो भी एक आपको आपके कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग में बड़ा हेल्प करती है, बड़ा फैसिलिटेट करती है। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल व्हिच इज अ सैंपल कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में ब्रीफली बताता चलूं। ठीक है, यहां पे हम एक इन्वेंटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे एक बिजनेस सिस्टम है। ठीक है, कोई भी आइटम्स जो है वो ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर जो है वो सप्लायर शिप करता है। ठीक है, वो ऑर्डर जो है या वो आइटम्स जो है वो प्रोडक्शन प्लान में जाते हैं, फिर उसका स्केड्यूल होता है, प्रोडक्ट बनती है। लेट्स से ये सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, ये इसको अगर मैं और सिंपलेस्ट तरीके से कहूं तो आप कहें कि एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो कि आइटम्स बनाती है। ठीक है, आइटम्स वो सप्लायर को देती है या सप्लायर से वो आइटम्स पहले आते हैं। ठीक है, सप्लायर जो है वो आइटम्स को शिप भी कर सकता है। ठीक है, और आपके आइटम्स जो हैं वो किसी प्रोडक्शन प्लान से आ रहे हैं। ठीक है, हम इन चार चीजों को पहले ले लेते हैं। अब ये चार एंटिटीज हैं, आइटम, शिपमेंट, सप्लायर और प्रोडक्शन प्लान। सिंप्लिसिटी के लिए हम प्रोडक्ट और मास्टर स्केड्यूल नहीं ले रहे। सो ये चार एंटिटीज आपस में किसी तरीके से रिलेट करनी है। जैसे आइटम और शिपमेंट, ये इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है और वो है इंक्लूड का। आइटम और प्रोडक्शन प्लान, इनके दरमियान एक रिलेशनशिप है प्रोड्यूस्ड का। आइटम और सप्लायर, इसके दरमियान एक रिलेशनशिप है सप्लाई का। ठीक है, इसी तरह शिपमेंट और सप्लायर के दरमियान एक रिलेशनशिप है सेंड्स का। जैसे कि शिपमेंट इज सेंड बाय सप्लायर या सप्लायर सेंड्स दी शिपमेंट। अब ये कोई रिलेशनशिप है। जैसे मैं कहता था कि बुक सेलर बुक को डिस्प्ले कर रहा है, सो डिस्प्लेइंग एक रिलेशनशिप है। बुक सेलर बुक को सेल कर रहा है, ये एक और रिलेशनशिप है। बुक सेलर बुक को लेंड कर रहा है या बोरो कर रहा है, ये एक और रिलेशनशिप है। सो यहां पर भी हम ये बात करें कि सप्लायर शिपमेंट को सेंड कर रहा है। ठीक है, जो उसने ऑर्डर किया है उसको शिप कर रहा है, सेंडिंग द शिपमेंट। और इसी तरह शिपमेंट की साइड से देखें तो शिपमेंट कौन भेज रहा है, हु हैज सेंट दी शिपमेंट, सप्लायर। सो आपने डिफरेंट एंटिटीज आइडेंटिफाई की और उनके दरमियान रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एंटिटीज आइडेंटिफाई कर ली, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप चार में से एक रिलेशनशिप बताते हैं। चार में से चार रिलेशनशिप की टाइप्स हैं और इनमें से दो जरूर होंगी। ठीक है, यहां पे इस एग्जांपल में बताने से पहले मैं एक स्टूडेंट और कोर्स की एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी बात। एक एंटिटी है स्टूडेंट, दूसरी एंटिटी है कोर्स। स्टूडेंट एंटिटी के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, जैसा अभी मैंने बात की, स्टूडेंट का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, किस कोर्स में वो एनरोल्ड है, उसका करंट सीजीपीए, ये सारी जो है वो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स बता दिए। दूसरी हमारे पास एंटिटी है कोर्स। कोर्स के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि कोर्स कोड, जैसे कि कोर्स का इंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप मुख्तलिफ हो सकते हैं। स्टूडेंट कोर्स को एनरोल कर रहा है, या कोर्स कहूं या सब्जेक्ट कहूं, एक ही बात समझे। तो स्टूडेंट कोर्स को एनरोल कर रहा है, एक रिलेशनशिप। स्टूडेंट कोर्स को ड्रॉप कर रहा है, सो ड्रॉपिंग जो है वो एक और रिलेशनशिप। ठीक है, मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। हम सिंप्लिसिटी के लिए ये लेते हैं कि स्टूडेंट कोर्स को एनरोल कर रहा है। ठीक है,
सो एनरोलिंग ये रिलेशनशिप है। अब हमने ये देखना है कि क्या स्टूडेंट का कोर्स को एनरोल करना ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। मैंडेटरी, जरूरी, लाजमी, या ऑप्शनल है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। सो क्या स्टूडेंट कोर्स को जब एनरोल करता है, ठीक है, एनरोलमेंट का रिलेशनशिप ये लाजमी है, मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। ठीक है, सो हम ये जानते हैं हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन की नीड्स के मुताबिक अगर एक स्टूडेंट है तो उसने जरूर कोर्स में एनरोल करना है। ये नहीं हो सकता कि वो स्टूडेंट है लेकिन वो किसी कोर्स में एनरोल ना हो। सो स्टूडेंट का कोर्स में एनरोल होना ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। सो रिलेशनशिप की टाइप्स में से दो में से एक, क्या ऑप्शनल या मैंडेटरी, इसमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो ऑप्शनल भी और मैंडेटरी भी है, या वो ऑप्शनल होगा या वो मैंडेटरी होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट का कोर्स में एनरोल करना ये मैंडेटरी है। सो आपने दो रिलेशनशिप्स में से एक सेलेक्ट कर लिया। बाकी जो दो रिलेशनशिप्स हैं वो उसकी ये बताते हैं कि स्टूडेंट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हो सकते हैं। क्या स्टूडेंट एक ही कोर्स एनरोल कर सकता है या क्या स्टूडेंट कई कोर्सेज एनरोल कर सकता है। वन का रिलेशनशिप है या मैनी का रिलेशनशिप है। सो हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट एक कोर्स रजिस्टर नहीं करता बल्कि कई कोर्सेज रजिस्टर करता है। हमने कभी नहीं देखा कि एक सेमेस्टर में एक स्टूडेंट जो है वो एक ही कोर्स रजिस्टर करके बैठा हो। सो एक स्टूडेंट जो है वो कई कोर्सेज रजिस्टर करता है। सो एनरोलमेंट पहले तो मैंडेटरी हो गई, ऑप्शनल या मैंडेटरी में से मैंडेटरी को हमने सेलेक्ट किया, और वन और मैनी के रिलेशनशिप अगर बात करें कि स्टूडेंट कोर्स को एनरोल करता है, ये एक कोर्स को एनरोल करता है या मैनी को करता है। सो हमें पता चला कि एक स्टूडेंट कोर्सेज को मैनी टाइम्स जो है वो एनरोल करता है, या एक स्टूडेंट डिफरेंट कोर्सेज या मैनी कोर्सेज को वो रजिस्टर कर सकता है। सो आपने ऑप्शनल या मैनी में से बता दिया, ऑप्शनल या मैंडेटरी में से एक रिलेशनशिप आपने सेलेक्ट किया, और दूसरा सिंगल या मैनी में से वन टू वन है या मैनी है, इसमें से आपने कुछ सेलेक्ट कर लिया। सो चार रिलेशनशिप्स में से आप दो शो करते हैं, और हम यही देख रहे हैं कि अगर मैंडेटरी है और वन का रिलेशनशिप है तो हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन जो है वो मैंडेटरी के रिलेशनशिप को शो कर रही है और एक लाइन जो है वो वन के रिलेशनशिप को शो कर रही है। यहां पे हम देखें कि एक ये जो लाइन है ये मैंडेटरी के रिलेशनशिप को शो कर रही है, और ये जो मतलब थ्री का जो सिंबल है ये मैनी को शो कर रहा है। सो वन और मैनी, और ऑप्शनल होगा सो ये ओ से रिप्रेजेंट होगा। सो वन टू वन रिलेशन है या वन टू मैनी रिलेशनशिप है, मैंडेटरी रिलेशनशिप है या ऑप्शनल रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम इन सिंबल से यूज कर रहे हैं। आइए अब इस फिगर में हम देखते हैं। ठीक है, सो यहां पे अगर हम रिलेशनशिप देखें शिपमेंट का और सप्लायर का, शिपमेंट और सप्लायर, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि शिपमेंट जो है वो किसी एक सप्लायर से आई है। ठीक है, सो मैनी रिलेशनशिप नहीं होंगे, किसी एक शिपमेंट के बहुत सारे सप्लायर्स नहीं होते, किसी एक शिपमेंट का एक ही सप्लायर होता है। ठीक है, तो हमने एक रिलेशनशिप वन का रिप्रेजेंट कर दिया। और दूसरा, शिपमेंट का सप्लायर होना ये ऑप्शनल चीज है या मैंडेटरी चीज है। सो हम ये जानते हैं कि अगर शिपमेंट आ रही है तो वो डेफिनेटली मैंडेटरीली किसी सप्लायर ने भेजी होगी, सो ये भी मैंडेटरी हो गया। सो मैंडेटरी वन का रिलेशनशिप, जिसका मतलब यह हुआ कि शिपमेंट जरूर किसी एक सप्लायर से आई होगी, या शिपमेंट जरूर किसी एक सप्लायर से आई होगी। सो ये शिपमेंट से सप्लायर का रिलेशनशिप था। अब अगर हम सप्लायर से शिपमेंट का रिलेशनशिप देखें तो फिर क्या है। ठीक है, सप्लायर एक शिपमेंट भी भेज सकता है, सप्लायर कई शिपमेंट भी भेज सकता है। सो सप्लायर एक शिपमेंट भी भेज सकता है, कई भी भेज सकता है, तो कई शिपमेंट भेज सकता है, क्योंकि वो सिर्फ किसी एक कंपनी को एक शिपमेंट बना के नहीं भेज रहा, वो कई कंपनीज को कई शिपमेंट्स बना के भेज रहा है। सो मैनी का रिलेशनशिप आ गया, और मैनी को हम जो है वो इन थ्री क्रो फुट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन, ये मैनी को। सप्लायर का शिपमेंट करना ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। ठीक है, अगर सप्लायर ऑर्डर शिप नहीं करता तो क्या वो सप्लायर नहीं कहलाया जाएगा, वो फिर भी सप्लायर कहलाया जाएगा। सो सप्लायर का शिपमेंट करना ये ऑप्शनल है,
अगर जरूरत हुई तो वो शिप करेगा, अगर जरूरत नहीं हुई तो कस्टमर खुद आके वो आइटम्स खुद उठा लेगा। तो जरूरी नहीं है कि वो हर दफा शिपमेंट ही करेगा। सो ये ऑप्शनल है, अगर कस्टमर ने उसे कहा कि हाँ जी मुझे शिप कर दें तो वो शिप कर देगा। सो हमने दोनों तरफ से रिलेशनशिप को देखा। शिपमेंट का सप्लायर के साथ रिलेशनशिप देखें तो यहां पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मैंडेटरी रिलेशनशिप है और वन का रिलेशनशिप है कि किसी एक शिपमेंट का एक सप्लायर जरूर होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी एक शिपमेंट के कई सप्लायर्स हों, ठीक है। सो ये शिपमेंट से हमने सप्लायर का रिलेशनशिप देख लिया। बिल्कुल इसी तरह सप्लायर से अगर हम शिपमेंट की रिलेशनशिप की बात करें तो एक सप्लायर कई शिपमेंट्स कर सकता है। सो मैनी शिपमेंट्स हो गई और एक सप्लायर या शिपमेंट करेगा या नहीं करेगा, सो ऑप्शनल हो गया, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप्स आप देख लेते हैं। सो आप उस सिस्टम में डिफरेंट एंटिटीज को देखते हैं, उन एंटिटीज के दरमियान आप रिलेशनशिप को देखते हैं, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में हमने कुछ लेजेंड्स देखे, कुछ सिंबल्स हमने देखे, डिफरेंट एंटिटीज हो सकती हैं, ठीक है। और आप अपने हिसाब से उनके दरमियान उस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, बिजनेस नीड्स के हिसाब से उनके दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगेन जैसा मैंने कहा कि आपकी रिलेशनशिप बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। वैसे तो कई तरीकों से रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। एक जैसा एग्जांपल के तौर पर एक कार है और एक उसका ड्राइवर है, ठीक है। सो कार ड्राइवर क्या कर सकता है, ड्राइवर कार को ड्राइव भी कर सकता है, ड्राइवर कार को क्लीन भी कर सकता है, ड्राइवर कार की सर्विस भी कर सकता है, ड्राइवर कार को जो है वो लेट्स से सेल आउट भी कर सकता है, ठीक है। ड्राइवर कार को पेंट भी कर सकता है। सो कार और ड्राइवर के कई रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। हमने वो रिलेशनशिप लेना है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। सारे पॉसिबल रिलेशनशिप्स हमने नहीं लेने, जो रिलेशनशिप हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट के लिहाज से रिक्वायर्ड है उसी को हम लेते हैं, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में हमने देख लिया। मजीद जब हम एक्चुअल एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात करेंगे, सो ये सेंड्स का रिलेशनशिप है। इधर हम सेंड बाय कर रहे हैं और इधर हम सेंड्स लिख रहे हैं। इसको हम एक डायमंड शेप जो हमारे पास सिंबल होगा उसमें हम इसको रिलेशनशिप को एग्जैक्टली शो करेंगे। बाकी ये सिंबल्स मैंडेटरी वन और ऑप्शनल मैनी के सिंबल्स, या जो है मैंडेटरी मैनी या ऑप्शनल मैनी के सिंबल्स को हम जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से बेस्ड ऑन आवर नीड्स हम यूज कर सकते हैं। Let us now talk about gathering information for conceptual data modeling. अब ये डायग्राम बनाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? या आपको टॉप डाउन मिल सकती है या बॉटम अप मिल सकती है। टॉप डाउन का मतलब ये होगा कि डाटा मॉडल इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। टॉप डाउन ये कि जो आप समझे उसके मुताबिक आपने उसकी डाटा मॉडलिंग कर दी। जो मैं समझा, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा कि इस बिजनेस में एक शिपमेंट एक एंटिटी है, एक आइटम एंटिटी है, एक सप्लायर एंटिटी है, इस तरह बाकी एंटिटीज हैं। सो बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग मैंने उसकी एक डायग्राम बना दी। सो दैट इज कॉल्ड अ टॉप डाउन अप्रोच। दूसरा है बॉटम अप, कि डाटा मॉडल इज डिराइव्ड बाय रिव्यूइंग स्पेसिफिकेशंस एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। आपके सामने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, वो जिस तरह हमने मुख्तलिफ सोर्सेज की बात की थी कि या इंटरव्यू से पता चलता है, या ऑन साइट ऑब्जर्वेशन से पता चलता है, या बिजनेस डॉक्यूमेंट से पता चलता है। सो हमें डॉक्यूमेंट से पता चला कि कौन कौन सी एंटिटीज हैं और उन एंटिटीज का जो है वो हमने दूसरी एंटिटीज के साथ हमने रिलेशनशिप खुद आइडेंटिफाई किया। सो एक तरीका यह है कि आपने खुद जो अंडरस्टैंड किया है, खुद जो आप समझे हैं, ठीक है, उससे आप एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल बनाएं। एक तरीका यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो करंट सिस्टम में यूज हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट्स यूज हो रहे हैं, उनकी बेस पर आप एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल बनाएं। सो ये दोनों में से कोई एक तरीका आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब हम रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन क्वेश्चंस फॉर डेटा मॉडलिंग, जब आप मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या चीजें जहन में रखकर आपको जो है वो डाटा मॉडलिंग करनी चाहिए। सबसे पहले व्हाट आर सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, जिसका मतलब ये कि एंटिटीज क्या है, एंटिटीज क्या है, उस सिस्टम के हवाले से एंटिटीज क्या है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिए जा रहा हूं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, वी कॉम्सेट्स की, तो उसमें एंटिटीज कई हैं। स्टूडेंट एंटिटी है, इंस्ट्रक्टर एंटिटी है, उसमें आपके जो है वो कोर्सेज एंटिटीज हैं, उसमें आपके डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स कोई एंटिटी हो सकते हैं, उसमें एग्जाम डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, ठीक है। आपने वो एंटिटीज लेनी है जो कि रिक्वायर्ड है। अब जैसा एक एंटिटी ये भी है कि
वी कॉमसेट्स के हेडक्वार्टर्स की लोकेशन क्या है, या एक्चुअली उनकी बिल्डिंग कहां पर है, बिल्डिंग का एड्रेस। ठीक है, अगर हम बिल्डिंग एक एंटिटी लेते हैं तो बिल्डिंग के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग का एड्रेस, बिल्डिंग का फॉर एग्जांपल अगर कोई लीज ऑप्शंस है या रेंट है, ये सारी डिटेल्स हैं। लेकिन हम बिल्डिंग एंटिटी को अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में नहीं ला रहे, गो कि ये एंटिटी है लेकिन हमें जरूरत नहीं है, सो इसलिए वी विल नॉट इंक्लूड दिस। सो हम यहां पे कह रहे हैं कि व्हाट आर सब्जेक्ट्स और व्हाट आर एंटिटीज। एंटिटीज क्या है और उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, सबसे पहले आप ये स्पेसिफाई करते हैं। नंबर 2, ये जैसा मैंने पहले भी बात की कि किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स में से वो एट्रीब्यूट्स कौन सा है जो किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसके कई एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर का नाम। ठीक है, इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, जो कि रिपीट नहीं हो सकता, वो वैल्यू किसी और को नहीं मिल सकती है। तो वो हम जानते हैं कि वो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसको आप प्राइमरी की के तौर पर यूज करते हैं। इसके अलावा व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब ईच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स जिसकी हमने बात की। और सेकेंडरी कीज क्या हो सकती हैं, लेट्स से एक हमने स्टूडेंट के साथ एक की एट्रीब्यूट, एक प्राइमरी की लग दिया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, और अगर हम कोई सेकेंडरी की भी रखना चाहें, यूनिकली कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा, अगर हम देखना चाहें तो वो हो सकता है स्टूडेंट का CNIC, स्टूडेंट का कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। उससे भी स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक आईडी कार्ड नंबर अगर आपको दे दिया गया, ये नंबर पूरे पाकिस्तान में किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है, सो आप इसे यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे। ठीक है, और जो एक और चीज आप जहन में रख सकते हैं डाटा मॉडलिंग करने के लिए, वो है हाउ डू यू यूज द डाटा। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या है और एक्सेस प्रिविलेजेस क्या है। ठीक है, स्टूडेंट और कोर्स, ठीक है, ये एंटिटीज हैं। एक स्टूडेंट कोर्स को ऑफर करना, ये रिलेशनशिप है, लेकिन स्टूडेंट इज नॉट प्रिविलेज्ड कि वो कोर्स को ऑफर करे। कोर्स को ऑफर करना या ना करना ये इंस्ट्रक्टर का काम है। सो आपने यह भी देखा कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या है और एक्सेस प्रिविलेजेस क्या है। सो स्टूडेंट अगर चाहे भी तो वो कोर्स ऑफर की तरफ नहीं जा सकता, ये प्रिविलेज उसका नहीं है। ठीक है, यहां पे सिक्योरिटी वायलेशन हो जाएगी। सो एक्चुअल कौन प्रिविलेज है, किसको ये एक्सेस मिली हुई है, वो इंस्ट्रक्टर है। इंस्ट्रक्टर चाहेगा तो वो कोर्स ऑफर होगा उस सेमेस्टर में। अगर इंस्ट्रक्टर नहीं समझता कि जरूरत है तो वो कोर्स ऑफर नहीं होगा। अच्छा जी, मजीद इसके अलावा अगर हम कुछ देखें, सो ओवर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम यू आर इंटरेस्टेड इन द डाटा, कार्डिनैलिटी, और दूसरा है मोडालिटी क्या है, क्या वो रिलेशनशिप ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, क्या वो रिलेशनशिप वन के इंस्टेंस को शो कर रहा है या मैनी के इंस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इंस्टेंसेस की टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि सुपर टाइप है, सब टाइप है, एग्रीगेशंस है। ठीक है, व्हाट इवेंट अकर्स दैट एम्प्लॉय एसोसिएशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या चीज होती है जब दो एंटिटीज आपस में कोई रिलेशनशिप बना लेती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, जो कि इवेंट्स को हैंडल करने के लिए यूज हो, सो ये सारी चीजें आप अपनी डाटा मॉडलिंग में यूज करते हैं। सो ईआर डायग्राम्स की अब हम बात करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग के लिए हम ईआर मॉडलिंग करते थे। एंटिटीज और उनके दरमियान रिलेशनशिप को हम एक डायग्राम की सूरत में यूज करते हैं। यहां पर हमारे पास एंटिटीज होती हैं, उनके रिलेशनशिप्स होते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, आइए मजीद इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। एंटिटी को एक स्क्वायर से शो करते हैं, एट्रीब्यूट को एक ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेशनशिप को एक डायमंड शेप से यूज करते हैं। सो ये एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के साथ रिलेट कर रही है। सो एसोसिएशन बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ वन और मोर एंटिटी। ठीक है, सो ये बताया जा रहा है एंटिटी टाइप क्या है, एंटिटी इंस्टेंस क्या है। सो पर्सन एक एंटिटी है, कोई प्लेस एक एंटिटी है। जैसे हम कहते हैं कि वी कॉमसेट्स का हेडक्वार्टर्स ये एक प्लेस है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये एक एंटिटी है, कोई ऑब्जेक्ट है। इवन ये टेबल भी एक एंटिटी है। ठीक है, इसी तरह आपका सेल फोन ये एक एंटिटी है, कोई शहर, सिटी, ये एक एंटिटी है। सो पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट, 14 अगस्त 1947 ये एक इवेंट है, ये एक एंटिटी है। ठीक है, इवन कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो बी एन एंटिटी।
और इसी तरह कलेक्शन ऑफ एंटिटीज विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एंटिटी इंस्टेंस सिंगल एंटिटी को शो कर रहा है, और एट्रीब्यूट्स उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अगर हम कहते हैं 14 अगस्त 1947 ये एक इवेंट है, इसके कोई एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। हम कहते हैं स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसके भी कोई एट्रीब्यूट्स हैं, तो एट्रीब्यूट्स को आप ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, आप उसको अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसका एक एट्रीब्यूट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सो रजिस्ट्रेशन नंबर को हम अंडरलाइन कर देंगे, सो ये उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। यूजली आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट डिजाइन में जाकर आपकी प्राइमरी की बन जाता है, ठीक है। डेटाबेस जब आप डिजाइन करते हैं सो वहां पे प्राइमरी की बन जाता है, या कैंडिडेट की बन जाता है, या लेटर ऑन आप इसको प्राइमरी की के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट की हम बात करें, सो कौन से एट्रीब्यूट को आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट लेना चाहिए, ठीक है, ये देखने के लिए, मतलब आप नेम को आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट नहीं ले सकते क्योंकि नेम रिपीट हो सकते हैं। आप किस कोर्स में वो एनरोल्ड है इसको नहीं ले सकते। आप उसके एड्रेस को यूनिक आइडेंटिफायर नहीं ले सकते, आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट नहीं बना सकते। किस एट्रीब्यूट को आप आइडेंटिफायर बनाएंगे, दैट विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आज एक उसको मिल गया है, तो जब तक उसका डिग्री प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, इवन उसका डिग्री प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को नहीं मिलेगा, ताहयात ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आइंदा किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दैट विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू। दूसरा है कि उसकी वैल्यू जो है वो कभी नल नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट है, एंटिटी है, बाकी एट्रीब्यूट्स उसके हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लैंक हो, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर उसको नहीं अलॉट, ये नहीं हो सकता। सो उसकी यूनिक वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और वो वैल्यू कभी खाली नहीं होगी। इसी तरह जो है वो हम ये दो रूल्स है, इनको सामने रखते हुए हम अपनी आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स को हम स्पेसिफाई करते हैं। इसके अलावा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। एक एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यूज ज्यादा हो सकती हैं, इनको आप डबल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये डबल लाइन से रिप्रेजेंट है, ठीक है। और इसको आप एज ए वीक एंटिटी के तौर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के कई एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉय की स्किल्स हैं, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय की स्किल्स एक भी हो सकती है और कई भी ज्यादा हो सकती है। तो अगर हम स्किल को एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं, अब स्किल में हो सकता है वो C++ में भी एक्सपर्ट हो सकता है वो जावा में भी एक्सपर्ट हो, ठीक है। या अगर हम उसकी डिग्री की बात करें तो हो सकता है उसने MBA भी किया हुआ हो और कोई MA की कोई डिग्री भी हो। सो उसकी स्किल्स में जो है वो एक से ज्यादा अगर वैल्यूज आ सकें तो हम उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आ जाए तो आप उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए ये अब एक एग्जाम्पल है। यहां पे हमारे पास एक एंटिटी है जिसका नाम है एम्प्लॉय। इसके कई एट्रीब्यूट्स हैं। स्किल, एम्प्लॉय की स्किल भी हो सकती है, एम्प्लॉय का पेरोल एड्रेस, उसके घर का एड्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की आईडी है, इस तरह एम्प्लॉय का फोन नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय का जो है वो एक्सपीरियंस होता है, बाकी भी ढेर सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन हमने वो एट्रीब्यूट्स लिए जो कि हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड है। अब अगर हम इन चार एट्रीब्यूट्स को देखें, सो इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि इस एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, वो है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो उसको हमने अंडरलाइन कर लिया, एम्प्लॉय आईडी यूनिक है। अगर इसको एक आईडी मिल गई है और लेट्स से वो आईडी है 1130C, अब ये 1130C किसी और को नहीं मिलेगी, एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। सो ये से यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। इसी तरह अभी बताया कि उसकी स्किल्स जो है वो एक से ज्यादा एरिया में हो सकती हैं, तो स्किल्स में मल्टी वैल्यूड आ सकती हैं, सो हमने इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। सो दैट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ एंटिटीज एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप। सो एंटिटी टाइप्स जो है वो किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करती हैं। तीन केसेस हो सकते हैं, या उस रिलेशनशिप में एक ही एंटिटी है, या उस रिलेशनशिप में दो एंटिटीज हैं, या उस रिलेशनशिप में तीन एंटिटीज हैं। अगर एक रिलेशनशिप में एक ही एंटिटी है उसको हम यूनरी कहते हैं। अगर एक रिलेशनशिप में दो एंटिटीज हैं उसको हम बाइनरी कहते हैं। यहां पे एक ही एंटिटी है, ये यूनरी है। यहां पे दो एंटिटीज हैं, ये एंटिटी A, ये एंटिटी B, ये बाइनरी है।
यहां पे 3 एंटिटीज हैं, रिलेशनशिप एक ही है और 3 एंटिटीज हैं, ठीक है, एंटिटी ए, एंटिटी बी और एंटिटी सी। सो ये टर्नरी है। सो किसी रिलेशनशिप के साथ एक एंटिटी इन्वॉल्व हो तो यूनरी, किसी रिलेशनशिप के साथ 2 एंटिटीज इन्वॉल्व हो तो बाइनरी, और किसी रिलेशनशिप के साथ 3 एंटिटीज इन्वॉल्व हो तो उसको हम टर्नरी कहते हैं। सो ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। अब इस एग्जांपल में हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं। यहां पे देखें यूनरी रिलेशनशिप की एग्जांपल्स हैं। एक पर्सन है, ठीक है, ए, और उसका रिलेशन क्या है जो हम डायमंड शेप में लिख रहे हैं, इज मैरिड टू। सो पर्सन इज मैरिड टू, ठीक है, अ पर्सन इज मैरिड टू अनदर पर्सन। सो एंटिटी पर्सन है, रिलेशनशिप एक है। सो ये ही इसका क्या है, ये इसकी यूनरी रिलेशनशिप को शो कर रहा है। इसी तरह यूनरी रिलेशनशिप की एक और एग्जांपल, एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई मैनेजेस एम्प्लॉई। अगर वो एम्प्लॉई मैनेजर है सो ही कैन मैनेज मैनी एम्प्लॉइज, ठीक है। यहां पे 1 to 1 का रिलेशन है कि एक पर्सन के साथ ही मैरी कर सकता है। यहां पे एक एम्प्लॉई कई एम्प्लॉइज को मैनेज कर सकता है अगर वो मैनेजर है या टीम लीड है। सो यहां पे रिलेशनशिप मैनेज केस का है। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक रिलेशनशिप के साथ एक ही एंटिटी हो सो ये यूनरी है। यहां पे एक रिलेशनशिप है मैनेज, एक ही एंटिटी है एम्प्लॉय, ये यूनरी है। यहां पे एक ही रिलेशनशिप है इज मैरिड टू और एक ही एंटिटी है पर्सन, ये यूनरी है। इस केस में हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप है क्योंकि यहां पे 2 एंटिटीज हैं, एक है पार्किंग प्लेस, एक है एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय इज असाइंड अ पार्किंग, ठीक है, एम्प्लॉइज इज असाइंड अ पार्किंग। सो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, प्रोडक्ट लाइन कंटेन्स प्रोडक्ट, सो कंटेनिंग एक रिलेशनशिप है, ठीक है। सो ये क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें ये 1 to 1 है, एक एम्प्लॉय को एक पार्किंग प्लेस मिली है। यहां पे प्रोडक्ट लाइन कंटेन्स प्रोडक्ट, ठीक है। सो एक प्रोडक्ट लाइन में कई प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ये 1 to many का रिलेशनशिप है। और अगर हम रजिस्टर फॉर के रिलेशनशिप की बात करें सो स्टूडेंट रजिस्टर फॉर कोर्स, ठीक है। सो कई स्टूडेंट कई कोर्सेज में रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये मैनी टू मैनी है। सो बाइनरी में हमने 1 to 1 भी देखा और 1 to many भी देखा और मैनी टू मैनी में भी देखा। इसी तरह यूनरी में 1 to 1 भी देखा, 1 to many भी देखा। यूनरी में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं हो सकता। टर्नरी रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप यहां पे है शिप्स, ठीक है, जो कि डायमंड है। इसके साथ जो एंटिटीज हैं, पार्ट है, वेयर हाउस है और वेंडर है। सो वेयर हाउस शिप्स द पार्ट, ठीक है, एक रिलेशनशिप ये है, एक रिलेशनशिप ये है, वेयर हाउस शिप्स टू वेंडर, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह आप अगर वेंडर और पार्ट का करना चाहें सो वेंडर भी पार्ट को शिप कर सकता है। सो वेयर हाउस भी पार्ट को शिप कर सकता है, वेंडर भी पार्ट को शिप कर सकता है। सो यहां पे फर्दर देखें सो ये मैनी का रिलेशनशिप है, एक वेंडर कई पार्ट्स शिप कर सकता है, ठीक है, और एक पार्ट कई वेंडर से आ सकता है। इसी तरह एक वेयर हाउस कई पार्ट्स शिप कर सकता है और एक पार्ट कई वेयर हाउसेस से हमें मिल सकता है। सो यहां पे भी ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स हैं। तो हमने देखा यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। सो ये हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स हैं। आइए मजीद बात करते हैं कार्डिनैलिटी और मोडालिटी, जिसको हमने पहले भी देखा था। सो कार्डिनैलिटी एग्जैक्टली क्या है, द नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी दैट कैन और मस्ट बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए, ठीक है। अगर वो रिलेशनशिप मस्ट का है, ठीक है, मैंडेटरी है, ठीक है, ठीक है, तो हम उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या होती है, जो कि ऑप्शनल है, ठीक है, मे बी एसोसिएटेड। और जब हम कहते हैं कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में हम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब 1 to 1 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 1 to many को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर लास्ट में देखें मैंडेटरी वर्सेस ऑप्शनल कार्डिनैलिटीज, सो मैंडेटरी में क्या है, स्पेसिफाइज वेदर एन इंस्टेंस मस्ट एग्जिस्ट और कैन बी एब्सेंट इन द रिलेशनशिप। सो मैंडेटरी भी हो सकता है और ऑप्शनल भी हो सकता है। एक तो ये चीज, दूसरा मिनिमम और मैक्सिमम की अगर बात करें सो मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी बी दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए, ठीक है। सो लाइक एक कोर्स में कम से कम एक स्टूडेंट जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब ये मिनिमम कार्डिनैलिटी है, ठीक है। और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी बी दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए, ठीक है। इसी तरह आपकी मैक्सिमम
कार्डिनैलिटी भी हो सकती है। सो कार्डिनैलिटी मिनिमम और मैक्सिमम भी हो सकती है और मैंडेटरी और ऑप्शनल भी हो सकती है। यूजुअली हम मिनिमम मैक्सिमम को ज्यादा कंसिडर नहीं करते, मतलब ये भी, इसको भी डिटेल्स में लिखा जा सकता है, लेकिन आपने जो ज्यादा फोकस करना है वो मैंडेटरी और ऑप्शनल पर करना है कि ये रिलेशनशिप ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। कार्डिनैलिटी के सिंबल्स देखें। सो मैंडेटरी 1 की कार्डिनैलिटी कि ये रिलेशनशिप इस एंटिटी का इसके साथ रिलेशनशिप मैंडेटरी है और 1 का है, ठीक है। इस केस में मैंडेटरी है लेकिन मैनी है, ये एक छोटे सिंबल मैंडेटरी को शो कर रहा है और ये मैनी को शो कर रहा है। सो ये रिलेशनशिप जरूर होगा और कई के साथ हो सकता है। ये रिलेशनशिप ऑप्शनल है और एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैन बी, ठीक है, 1, ठीक है। मतलब स्टूडेंट कैन गो ऑन अ ट्रिप, ठीक है, अभी ऑप्शनल है, ठीक है। स्टूडेंट कैन गो ऑन 1 ट्रिप, ठीक है, एक ट्रिप में जा सकते हैं, जाहिर है एक ही वक्त में एक ट्रिप होगा, ठीक है। और ऑप्शनल मैनी कि ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ डेट्स में मुख्तलिफ ट्रिप्स हैं, वो एक स्टूडेंट जो है वो कई ट्रिप्स पर भी जा सकता है, ठीक है। सो यहां पे ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल मैनी, ठीक है। सो आपने देख लिया कि ये कार्डिनैलिटी के सिंबल्स हैं और ये आपकी ईआरडीज में यूज होते हैं। यूनिट रिलेशनशिप की अगर मजीद बात करें, सो हमारे पास आइटम है। आइटम क्या है? आइटम हैज कंपोनेंट्स, सो मेनी आइटम्स हैज मेनी कंपोनेंट्स। सो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हमने शो कर दिया। ये क्वांटिटी, ये इसका एट्रीब्यूट है जो कि हमने इसके साथ शामिल कर लिया। सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिट रिलेशनशिप। बिल ऑफ मटेरियल्स यूनिट रिलेशनशिप, ठीक है, मटेरियल्स को, सो मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप को शो कर रहा है। इस केस में देखें तो हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप की एग्जांपल्स हैं और यहां पे हमारे पास 2 एंटिटीज हैं। एक एंटिटी है पेशेंट, एक एंटिटी है पेशेंट हिस्ट्री। अब पेशेंट हैज पेशेंट हिस्ट्री, ठीक है। अब यहां से अगर यहां की बात करें, सो एक पेशेंट की पेशेंट हिस्ट्री जरूर होगी, सो मैंडेटरी रिलेशनशिप है। और यह भी हो सकता है कि एक पेशेंट की कई पेशेंट हिस्ट्रीज हो, मैनी पेशेंट हिस्ट्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है। उसने 10 साल पहले एक ट्रीटमेंट कराई थी, उसकी हिस्ट्री भी है। 5 साल पहले ट्रीटमेंट कराई थी, उसकी भी हिस्ट्री है। लेकिन अगर वो पेशेंट है तो उसकी जरूर कोई हिस्ट्री होगी, जरूर हिस्ट्री होगी, और उसकी एक हिस्ट्री भी हो सकती है और ज्यादा हिस्ट्रीज भी हो सकती हैं। सो ये मैंडेटरी रिलेशनशिप है और मैनी का रिलेशनशिप है। इसी तरह अगर इस रिलेशनशिप को हम यहां से रिलेट करें कि पेशेंट हिस्ट्री हैज अ पेशेंट, तो ये नहीं हो सकता कि सेम हिस्ट्री वो कई पेशेंट से बिलोंग कर रही हो। अगर एक हिस्ट्री है तो वो एक पेशेंट से बिलोंग करेगी। सो यहां पे 1 का रिलेशनशिप है और मैंडेटरी रिलेशनशिप है। सो अ पेशेंट हिस्ट्री मस्ट हैव 1 पेशेंट। सो हमने यहां पे ये देख लिया। इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल देखें, सो हमारे पास है एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट। सो एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट में भी असाइन किया जा सकता है और कई प्रोजेक्ट्स में भी असाइन किया जा सकता है, ठीक है। सो कई प्रोजेक्ट्स को हम ये इस सिंबल से शो कर रहे हैं। सो एम्प्लॉय कैन बी असाइन टू प्रोजेक्ट्स, और किसी एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट में असाइन होना ये ऑप्शनल है। अगर वो किसी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं होता तब भी वो एम्प्लॉय रहेगा। सो ये ऑप्शनल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सो एम्प्लॉय कैन बी असाइन टू अ प्रोजेक्ट। सो ऑप्शनल रिलेशनशिप हुआ और मैनी का हुआ। और इसी तरह प्रोजेक्ट इज असाइन टू एम्प्लॉय। अब एक प्रोजेक्ट जरूर किसी एम्प्लॉय को असाइन होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं हो सकता कि वो प्रोजेक्ट है लेकिन उसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है। सो मैंडेटरी रिलेशनशिप है। और हमारे पास ये दूसरा क्या कि प्रोजेक्ट इज असाइन टू, सिर्फ एक एम्प्लॉय उसमें नहीं आता, उसमें कई एम्प्लॉयज आते हैं। सो बाइनरी रिलेशनशिप को भी हमने देख लिया। एंड लास्टली वी हैव एसोसिएटिव एंटिटीज। एसोसिएटिव एंटिटीज क्या है? An entity type that associates the instance of one or more entity types and contains attributes. Simply ये कहें कि associative entity वो होगी जो कि एक entity को भी represent करे और किसी relationship को भी represent करे। So ये उसके attributes हैं कि वो entity को show करती है और वो relationship को भी show करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि entity का symbol ये square है या ये rectangle है, इसे हम show करने हैं, और रिलेशनशिप को हम इस डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये एसोसिएटिव एंटिटी वो एंटिटी भी होती है और वो रिलेशनशिप भी होती है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सर्टिफिकेट, ठीक है। अब सर्टिफिकेट ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है कि एम्प्लॉय
इज गिवन अ सर्टिफिकेट फॉर अ कोर्स। और सर्टिफिकेट खुद से एक एंटिटी भी हो सकता है, क्योंकि सर्टिफिकेट के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट का नंबर होगा, सर्टिफिकेट की डेट ऑफ कंप्लीट हो गई, सर्टिफिकेट को साइन किसने किया है, ये डिटेल्स हो गई। सो यहां पे क्या है, ये हमारे पास एसोसिएटिव एंटिटी है। इधर हमने देखा एसोसिएटिव एंटिटी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय कंप्लीट्स अ कोर्स, ठीक है, कंप्लीशन कोर्स पे। अब कंप्लीट होना, ये इसके साथ कोई एट्रीब्यूट्स शामिल नहीं है। जबकि सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट के इटसेल्फ कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सो एम्प्लॉय कैन बी सर्टिफिकेटेड और कैन बी गिवन अ सर्टिफिकेट फॉर अ कोर्स, एंड इस सर्टिफिकेट के इटसेल्फ कई एट्रीब्यूट्स हैं, इस सर्टिफिकेट के इटसेल्फ कई एट्रीब्यूट्स हैं। सो इसको हमने एज एन एसोसिएटिव एंटिटी के तौर पर डिस्कस कर लिया। किसी टर्नरी रिलेशनशिप में अगर एसोसिएटिव एंटिटीज की बात करें तो यहां पे भी हो सकता है। अब इस केस में हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल वेंडर पार्ट और वेयर हाउस। सो वेंडर शिप्स वेयर हाउस, वेंडर शिप्स टू वेयर हाउस, वेयर हाउस शिप्स पार्ट्स, ठीक है। अब अगर इस सेम को हम ले आते हैं और एक रिलेशनशिप हम शो करते हैं, ठीक है, वो है एसोसिएटिव एंटिटी बना लेते हैं, शिप्स के बजाय हम शिपमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। सो वो तीन एट्रीब्यूट्स, उसी तरह वेंडर पार्ट और वेयर हाउस, वेंडर पार्ट और वेयर हाउस, जो शिप का रिलेशनशिप था उसको हमने एसोसिएटिव एंटिटी बना दिया और उसके साथ दो एट्रीब्यूट्स हमने लगा दिए, शिपमेंट आईडी और क्वांटिटी। अब वही चीज यहां पे भी बन रही है कि वेंडर शिप टू वेयर हाउस विद सम शिपमेंट आईडी और क्वांटिटी। इसी तरह पार्ट इज शिप टू वेयर हाउस, कोई शिपमेंट आईडी और उसके साथ क्वांटिटी। सो हमने इसी टर्नरी रिलेशनशिप को एक एसोसिएटिव एंटिटी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर एक लास्ट एग्जांपल देखें, इस केस में प्राइस कोड हमारे पास एक एसोसिएटिव एंटिटी है। यहां पे हम देख सकते हैं कि प्राइस कोड के साथ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्वांटिटी है, वो प्राइस है, ठीक है। सो वेंडर प्राइस कोड अ पार्ट, उसके पार्ट्स, उसकी जो है वो इस एसोसिएटिव एंटिटी के जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्वांटिटी है और वो प्राइस है। सो आप इस एग्जाम्पल को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस एंड्स अवर लेक्चर हियर। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर we defined the key modeling terminologies like what is entity, what is attribute, what is the relationship between them, degree of relationship, ठीक है। We also represented that for conceptual data modeling you can use entity relationship diagram or a class diagram, ठीक है। सो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स के बारे में आज हमने डिटेल में बात की। हमने देखा कि एंटिटीज कैसे जो है वो बाकी एंटिटीज के साथ रिलेट करती हैं, उनकी रिलेशनशिप ऑप्शनल होता है या मैंडेटरी होता है, उसकी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिटेल में देखी और कुछ एग्जाम्पल सिनेरियोज और एग्जाम्पल ERDs जो है वो हमने बनाई। लेट अस हैव अ लुक ऑन द ओवरव्यू ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बिजनेस रूल्स को देखेंगे, हम क्लास डायग्राम्स को एक्सप्लोर करेंगे और फिर देखेंगे कि ईयर डायग्राम्स जो है वो बेहतर हैं या क्लास डायग्राम बेहतर हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग के लिए। और इसी तरह वी विल आल्सो रिलेट डाटा मॉडलिंग टू प्रोसेस एंड लॉजिक मॉडलिंग, ठीक है। सो डाटा मॉडलिंग के बाद कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग हमारी हो चुकी है, उसके बाद लॉजिक मॉडलिंग कैसे होती है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस बात पर भी डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी। दिस एंड्स अवर लेक्चर हियर। आई होप you enjoyed it. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.